नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू स्टडी कैपिटल पर बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी कराई जा रही है। इस कोर्स का नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स और आप सभी को पता है कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो भी बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है। तो इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे भी इस फ्री कोर्स को ज्वाइन कर सकें। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। चूँकि सबसे पहले हम लोग खुद जब बीएचयू के स्टूडेंट हैं और बीए आर्ट्स में ही हम लोगों का पढ़ाई चल रही है, तो हम लोगों को पता है कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम को किस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हैं। उसका पूरा तरीका हम लोगों को अंदाज़ा है कि किस प्रकार से आपकी तैयारी कराई जाए कि आप बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्रैक कर जाएँ। तो इसके लिए हम लोग जिस रफ्तार से चल रहे हैं, चूँकि 1 महीने का ही समय बचा है, तो 1 महीने में किस तरीके से बेहतर तैयारी कराई जा सकती है वो हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसलिए आपको उसी क्रम से तैयारी कराई जाएगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हाँ, इस तैयारी के साथ साथ हमारे वीडियोज़ के साथ साथ आप लूसेंट बुक हो या फिर कोई और तैयारी की रिलेटेड बुक हो, उसे लेकर के पढ़ते रहिए। जैसे अरिहंत की आती है एक सॉल्व पेपर वगैरह, वो सब चीज़ें पढ़ते रहिए ताकि साथ साथ में आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। दूसरी बात, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए हमारे कोर्स में, ताकि अगर हम कोई मटेरियल अवेलेबल कराते हैं सब्जेक्ट मटेरियल, तो वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे सिर्फ उन्हीं को अवेलेबल कराया जाएगा, बाकी किसी को अवेलेबल नहीं होगा। दूसरी बात, एक और लिंक आपको मिलेगा उसमें टेलीग्राम ग्रुप का। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और जो भी मटेरियल होगा उस ग्रुप में मिल जाएगा, जो भी फॉर्म भरेंगे और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। और जो आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया है उसमें आप जा करके चेक करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। कई वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर कोर्स का दिया हुआ है उसमें, तो आप जा करके हमारे वेबसाइट पे और डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आज हमारे सीरीज का, जिसमें हम करीब 600 प्रश्न लेकर के आएंगे। 12 वीडियोज़ के माध्यम से 500-600 प्रश्न होंगे जो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम, बीए एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछे गए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सामान्य अध्ययन के। तो वो सीरीज की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं। ये हमारा पहला एपिसोड है। आगे आपके लिए करीब 12 एपिसोड इस सामान्य अध्ययन सीरीज के आने वाले हैं। इसमें हम 1 लाइनर क्वेश्चन आपसे करेंगे और सीधा आपको उत्तर बताएंगे और इस माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हम कराने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 1। हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज, हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने इसका सही उत्तर है 1921 में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्णित पुरानी नदी कौन सी है? ऋग्वेद में वर्णित सबसे पुरानी नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। हमने आपको बताया कि ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये मैं सीरीज से चल रहा हूँ। जैसे हमने बताया था कि आपको मैं जो भी चीज़ें शुरू करूँगा एक सीरीज के माध्यम से ही शुरू करूँगा, तो इसमें भी वैसा ही है। प्राचीन भारत आएगा, मध्यकालीन आएगा, आधुनिक आएगा, भूगोल आएगा, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इसी क्रम से इस जो इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज है उससे वो भी इसी क्रम से ही चलेगी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था? तो ऋग्वेद में वर्णित जो सबसे आम अपराध था वो है पशु चोरी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है आपसे पूछा जाएगा, तो आप सीधा उत्तर आपका होगा मृतकों का टीला। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? 18। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। जब मैं प्रश्न बोल रहा हूँ तो आप प्रश्न को एक बार दिमाग में घुमाइए कि जब मैं 2 बार बोल रहा हूँ बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप भी मन में रिवाइज कीजिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। इस तरीके से एक प्रकार से मैं कहूँ तो आप रटने का ही प्रयास कर लीजिए, क्योंकि जब आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो वो आपके अवचेतन में, चेतन में, जो आपका मस्तिष्क का 3 पार्ट होता है, तीनों में वो जाता है, समा जाता है। तो उस तरीके से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाएगी। आपके दिमाग में ये फैक्ट जो है वो बैठ जाएंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया? सारनाथ में। जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह किसका कथन है? गौतम बुद्ध का। अभी देखिए गौतम बुद्ध से रिलेटेड फैक्ट आ रहे हैं। जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह किसका कथन है? गौतम बुद्ध का। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध और जैन धर्म का प्रमुख तत्व क्या है? अहिंसा। जैन और
बौद्ध धर्म का प्रमुख तत्व क्या है? अहिंसा। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिया? पाली में। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली में। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है द लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर में। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। लगातार मैं आपको सिर्फ प्रश्न बोलता जाऊंगा, उसके उत्तर बोलता जाऊंगा, दो बार रिवाइज करूंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएं। लगातार ऐसे कार्य करने पड़ेंगे आपकी तैयारी के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था वो यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित हैं? मौर्य वंश। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो मौर्य वंश। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। कौटिल्य आप लोग जानते होंगे, अर्थशास्त्र के रचयिता। तो कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था? कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने। सांची के स्तूप किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश। सांची के स्तूप किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि, मैक्सिमम अभिलेखों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। कुछ उनकी जो लिपियां हैं वो खरोष्ठी, कुछ शिलालेख जो हैं वो अभिलेख जो है वो खरोष्ठी में भी हैं, लेकिन मैक्सिमम ब्राह्मी में है। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। इसमें कहा जाता है ना कि जैन के तीर्थंकर, जैन धर्म के तीर्थंकर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। किला राय पिथौरा का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। किला राय पिथौरा का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। विक्रम और शक संवतों में कितने वर्ष का अंतर है? विक्रम और शक संवत जो होता है, दो संवत होते हैं, विक्रम संवत और शक संवत। इन दोनों संवतों में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 135 वर्ष का। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य। जब आपका नंद वंश का घनानंद को पराजित करके और चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने थे, कौटिल्य ने अपना, जो कौटिल्य थे विष्णु शर्मा, उन्होंने अपना जो अपनी एक चुनौती थी उसे भी पूरा किया था। घनानंद को उस गद्दी से हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का प्रयास किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेलों ने। खजुराहो का मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजवंश ने, चंदेलों ने। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत में आया था। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आया था। ध्यान दीजिएगा, दोनों चीनी यात्री थे। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था भारत में, और वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर कि चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय। चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा, महाराष्ट्र में। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा, महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, उड़ीसा। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, या फिर यूँ कहते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। और चौथे तीर्थंकर ये पूछ लिया जाए आपसे तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है, उसे किसने उसका निर्माण करवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने।
नरसिंह देव वर्मन ने कोणार्केश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। लिंगराज मंदिर कहाँ है? गुणेश्वर, उड़ीसा में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। 10 कुमार चरितम किसने लिखा है? 10 कुमार चरितम किसने लिखा है? दंडी ने। 10 कुमार चरितम की रचना किसने की है? दंडी ने। गजब तरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हड़। गजब तरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हड़। ये हो गए आपके 49 प्रश्न पहले एपिसोड में। अब आपके 50वें प्रश्न पर मैं चलता हूँ। ये प्रश्न मैं आपके लिए एक होमवर्क के रूप में छोड़े जा रहा हूँ। अगले दिन इसे बता दूंगा कि इसके लेखक कौन थे, लेकिन अभी मैं ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ये एक होमवर्क के रूप में आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि कुमार संभवम महाकाव्य किसने लिखा है। तो दोस्तों आज का तो वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं, मैं चाहता हूँ कि 10-15 मिनट में जल्दी से वीडियो खत्म हो जाए ताकि आपको जानकारी भी हो जाए और ज़्यादा समय भी ना जाया हो। इसीलिए जल्दी जल्दी वीडियो को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि हमने बताया कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो भी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन होगी आपको दिया जाएगा। जो भी मटेरियल होगा, सब्जेक्ट मटेरियल, वो भी अवेलेबल कराया जाएगा। और वेबसाइट पर जो है उसमें जा करके उस लिंक पर फॉर्म फिल कर दीजिए इस BHU स्टडी कैपिटल का, ताकि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है। कोर्स बिल्कुल फ्री है, आपको पता ही है। और दूसरी बात, उसमें उस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और भी जो भी मटेरियल होगा वो अवेलेबल कराया जा रहा है वेबसाइट पर ही। आप वेबसाइट पर जा करके लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। जो लिंक दिया हुआ है उससे वेबसाइट पर सीधा क्लिक करके जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। BA एंट्रेंस एग्जाम की आपको मैं एक बार फिर से शुभकामनाएँ देता हूँ। और हम लगातार आपके लिए वीडियो जैसे लेकर के आते रहेंगे जो आपके लिए सहायक होंगे। पूरा जो आपका 30 दिन करीब बचा हुआ है, 1 महीना बचा हुआ है, उसमें हम आपकी तैयारी पूरे अच्छे ढंग से कराने का प्रयास करेंगे। तब तक खुद से भी पढ़ते रहिए, हमारे साथ भी बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।